बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे स्विच स्टेटमेंट की कुछ एग्जांपल्स को, जिसकी मदद से हम अपने स्विच स्टेटमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलें शुरू कर लेते हैं। तो हमारे पास एक सवाल दिया गया है जिसमें कि वो ये कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम यूजिंग स्विच स्टेटमेंट दैट कैन परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू नंबर्स बेस्ड ऑन द चॉइस ऑफ यूज़र। अगर आपको याद हो तो हमने इसी किस्म का एक प्रोग्राम जो कि बेसिकली एक सादा सा कैलकुलेटर है, ये हमने इफ एल्स की स्टेटमेंट के साथ बनाया था। अब जो सवाल है उसमें वो क्लियरली ये हमें कह रहा है कि हमने ये वाला प्रोग्राम बनाना है स्विच की स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए। अगर इस तरह की कोई कंपल्शन ना हो तो फिर तो आपकी मर्जी है कि आप इफ एल्स की स्टेटमेंट यूज़ करें या स्विच की स्टेटमेंट यूज़ कर लें। दोनों केसेस को यूज़ करते हुए आप जो है ना प्रोग्राम बना सकते हैं। यहाँ पे जो कि उसने कह दिया कि स्विच की स्टेटमेंट यूज़ करनी है, तो इस वाले प्रोग्राम में हम स्विच की स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए ही इस प्रोग्राम को बनाएंगे। अब इस वाले प्रोग्राम के अंदर हमें बनाना क्या क्या है। वो कह रहा है कि एक कैलकुलेटर है बेसिकली ये तो वो कह रहा है कि वो कर क्या क्या सके। वो कहता है कि पहला वाला काम वो ये कर सके कि वो एडिशन कर सके, दूसरा ये कि वो सब्ट्रैक्शन कर सके, तीसरा वो मल्टीप्लिकेशन कर सके और चौथा वो डिवीजन कर सके। अब जेन में सवाल ये आता है कि भाई किस तरीके से ये डिसाइड होगा कि कौन सा वाला काम उसने करना है। तो आगे साथ ही हम पढ़ें तो आगे लिखा हुआ है कि बेस्ड ऑन द चॉइस ऑफ यूज़र। इस लाइन को पढ़ के हमें ये पता लगता है कि वो ये कह रहा है कि हमने यूज़र से कोई इनपुट लेनी है, तो यूज़र ये बताएगा कि दो नंबर जो वो देगा उन दो नंबर्स के आपस में एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है या डिवीजन करनी है। तो इधर दो तरह के यूज़र इनपुट्स होंगे। एक वो दो नंबर्स जिनका वो जिक्र करता है कि दो नंबर्स की आपने एडिशन या मल्टीप्लिकेशन करनी है, और दूसरा वो चॉइस जो कि यूज़र बताएगा कि भाई उसने कौन सा वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये हमारे बेसिकली जो है ना वो इनपुट के वेरिएबल्स होंगे। हमने करना क्या होगा कि हमने सिर्फ जो है ना यूज़र से पूछना होगा कि भाई आप करना क्या चाहते हैं सबसे पहले। तो वो बताएगा मैं सपोज मल्टीप्लिकेशन करना चाहता हूँ। फिर हम उसको कहेंगे कि भाई आप जो है ना दो नंबर्स बता दें। वो दो नंबर्स बताएगा, हम उनकी मल्टीप्लिकेशन करवा के एंड रिजल्ट दे देंगे। अब जो चॉइस बेसिकली करनी है कि इनमें से कौन सी वाली है, उसके लिए हम स्विच की स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। स्विच की स्टेटमेंट इस तरीके से यूज़ करेंगे कि हम लिखेंगे स्विच, और आगे हम ना इसके जो भी हमने वेरिएबल बनाया होगा, जैसे हम सपोज ऑपरेशन के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं कि यूज़र ऑपरेशन बताएगा ना कि कौन सा वाला उसने करना है, कि एडिशन करनी है या मल्टीप्लिकेशन करनी है, और उसकी बेसिस पे हम जो है ना वो डिसाइड कर लेंगे कि क्या करना है। अब वो हम अगर करेक्टर हमने लिया हुआ है तो हम केस बना सकते हैं इसके कि भाई अगर वो प्लस का साइन एंटर करे तो क्या करना है, फिर उसके लिए हम कोड लिखेंगे। फिर एक और हम केस बना सकते हैं कि वो माइनस का साइन एंटर करे तो क्या करना है, उसके लिए हम कोड लिखेंगे। इस तरीके से हम इस वीडियो में देखेंगे। अब इससे पहले कि मैं जो है ना कोड की जानिब मूव कर जाऊं और हम डायरेक्टली सी की लैंग्वेज में कोड लिखना शुरू कर दें, हम अक्सर यही करते होते हैं। अब तो आप लोगों को पता भी होगा कि सबसे पहले हम एक टॉप लेवल पे कोड लिखते हैं, कि हम एक स्ट्रक्चर सा बना लेते हैं जिसको देख के फिर आगे हमें कोड सी की लैंग्वेज में लिखना बहुत आसान हो जाता है। तो हम इस वाले सवाल के लिए भी पहले एक वो स्ट्रक्चर सा बनाते हैं, और उसके बाद जो है ना हम फिर कोड लिखना शुरू करेंगे। तो हमारा जो प्रोग्राम है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा कि सबसे पहले तो हमें पता है कि सी की लैंग्वेज में चूंकि हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो हमने आगे यूज़ भी करने हैं। मैंने जैसे कहा इनपुट करने हैं कुछ नंबर्स, कुछ आउटपुट देनी होगी। तो हमें जो है लाइब्रेरीज चाहिए होंगी इनपुट आउटपुट की, जो कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी है stdio.h। तो हमें ये पता है कि हमने पहला काम ये करना है कि हमने लाइब्रेरी को इंक्लूड कराना है। ठीक है, तो हम इधर लिख लेते हैं कि हमें याद रहे कि हमने लाइब्रेरी इंक्लूड करानी है। सेकंड काम हमने ये करना है कि हमें पता है कि हमारा कोड जब भी स्टार्ट होता है तो ढूंढता है कि मेन का फंक्शन किधर है, क्योंकि उसने मेन के फंक्शन से स्टार्ट लेना होता है। तो हमने मेन का फंक्शन डिफाइन करना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने ये काम करना है कि हमने बताना है कि भाई वेरिएबल्स हमारे कोड में कौन कौन से होंगे, हमने ये आइडेंटिफाई करने हैं। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले आइडेंटिफाई किए थे कि एक इस चॉइस के लिए हमें वेरिएबल चाहिए होगा। इस वाले वेरिएबल का नाम मैं सपोज ऑपरेशन रख देता हूँ, OPER करके। और दो नंबर्स हमें चाहिए होंगे यूज़र से, ये भी हमारे इनपुट वेरिएबल्स हैं। इनका नाम मैं पहले वाले नंबर का N1 रख लेता हूँ और दूसरे वाले नंबर का नाम N2 रख लेता हूँ। तो ये हमारे पास वेरिएबल्स हो गए। नेक्स्ट हमने देखना है कि अच्छा जब हमने यूज़र से कहना है कि आप इनपुट करो, तो पहले हमें उसको कुछ मेन्यू दिखाना पड़ेगा ना, कि अगर आप प्लस का साइन एंटर करेंगे तो एडिशन होगी, माइनस का साइन एंटर करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन होगी। तो उसके लिए जो है ना प्रिंट की स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए हम प्रिंट एफ की स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे और एक मेन्यू सा डिस्प्ले कराएंगे। जिस तरह हमने पहले देखा था ना कि हमने कहा था कि जब अगर आपने एडिशन करनी है तो 1 प्रेस करें, अगर मल्टीप्लिकेशन करनी है तो 3 प्रेस करें। उस तरह का एक मेन्यू सा हम अभी बनाएंगे। ठीक है, वो मेन्यू वंस हमने दिखा दिया। अब हमने यूज़र से पूछना है कि उसकी चॉइस क्या है ना, मतलब उसने डिसाइड कर लिया कि भाई क्या वो प्रिंट कराना चाहता है। तो उससे पूछेंगे कि इनपुट करें अब दो नंबर्स को। तो हमने इनपुट लेना है स्कैन एफ से, और स्कैन एफ से हमने जो है ना एक चॉइस इनपुट ले लेनी है उसकी। ठीक है ना। तो चॉइस में वो बताएगा कि उसने कौन सा वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है,
और फिर स्कैनएफ से हमने साथ ही उससे नंबर्स भी इनपुट ले लेने हैं, ठीक है ना, कि नंबर्स उसने कौन कौन से एंटर करने हैं दो, ठीक हो गया। ये दोनों काम जब हो गए हमारे पास, नेक्स्ट हमारा काम सिंपली बस ये होगा कि हम एक स्विच की स्टेटमेंट लगाएंगे। और स्विच की स्टेटमेंट हम किस वाले वेरिएबल पे लगाएंगे, ऑपरेशन वाले वेरिएबल पे, जिसमें कि हमें ये उसने बताया होगा कि उसने कौन सा वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। उस स्विच की स्टेटमेंट में फिर मल्टीपल केस होंगे। तो जैसे कि एक केस जिस तरह अगर एडिशन का होगा तो उसके लिए हम प्लस का साइन रख लेंगे, वो वाला उसके लिए आगे कुछ लिख लेंगे कोड, ठीक है। फिर आगे जो है फिर वो अगला केस होगा सब्ट्रैक्शन का, उसके लिए कोई कोड हम लिखेंगे, और इसी तरह ये केस चलते जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए फिर कोई डिफ़ॉल्ट केस होगा। इस तरीके से हमारा प्रोग्राम जो है ना वो एंड हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमने बना लिया एक टॉप लेवल पे हमारा प्रोग्राम किस तरीके से होगा। अब हम ये करते हैं कि हम अपनी आईडीई की जानिब मूव कर जाते हैं और उसमें जाके अब हम इसका कोड लिखते हैं। तो बेसिकली हमारा बस पर्पज़ अभी यही है कि हमने जो हमारा सारा का सारा कोड है उसको हमने सी की लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लेना है। तो अब वो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा लिखा हुआ था कि हमने लाइब्रेरी इंक्लूड करानी है। हमें पता है लाइब्रेरी इंक्लूड करने के लिए हम हैश इंक्लूड लिखते हैं, अंदर लाइब्रेरी का नाम लिख देते हैं, लाइब्रेरी इंक्लूड होगी। फिर हमने करना था कि मेन का फंक्शन डिफाइन करना था, वॉइड मेन लिखा हमने, ब्रैकेट्स लगाई, मेन का फंक्शन डिफाइन हो गया। नेक्स्ट काम ये था कि हमने देखने थे कि हमारे कोड में कौन कौन से वेरिएबल्स यूज होने हैं, उनको हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया था। अब हमने उन वेरिएबल्स को डिफाइन करना है। तो एक वेरिएबल हम यूजर से जो इनपुट ले रहे हैं, मैं इधर करेक्टर इनपुट लूंगा उससे, कि मतलब वो इस तरह एंटर करेगा कि ये प्लस के लिए मैंने ये एंटर कर दिया, माइनस के लिए ये एंटर करना है, मल्टीप्लाई के लिए ये साइन एंटर करना है और डिवाइड के लिए ये साइन एंटर करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम ना करेक्टर इनपुट हम ले लेंगे ऑपरेशन के नाम से, और बाकी दो हमने कहा था कि इनपुट वेरिएबल्स होंगे, तो उनको हम फ्लोट रख लेते हैं ताकि कोई डेसिमल पॉइंट नंबर्स को भी हम हैंडल कर सकें, ठीक है। तो ये हमने दो नंबर्स रख लिए, ये हमारे अब वेरिएबल्स डिफाइन हो गए। अब हमने ये करना था कि यूज़र को एक बेसिकली मेन्यू से डिस्प्ले करना था, तो हम वो मेन्यू डिस्प्ले कराते हैं। तो सबसे पहले मैं एक लाइन लिखता हूँ कि प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में लिखता हूँ, जिसमें मैं लिखूंगा कि वेलकम दिस इज़ अ कैलकुलेटर, और साथ ही हम उसको कह देते हैं कि भाई अपनी जो डिज़ायर्ड चॉइस है वो भी इसमें से सेलेक्ट करें। अब हम नेक्स्ट लाइन में जाते हैं और कहते हैं कि एडिशन के लिए जो है ना वो प्लस का साइन यूज़ किया जा सकता है, सिमिलरली सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस का साइन यूज़ होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए जो है वो मल्टीप्लाई का साइन यूज़ होगा, डिवीजन के लिए हम ये बैक स्लैश का साइन यूज़ कर लेते हैं, फ्रंट स्लैश का सॉरी। और अब हम उससे पूछते हैं कि इनमें से वो क्या सिलेक्ट किया उसने, तो वो एंटर करे जो भी ऑप्शन वो एंटर करना चाह रहा है। अब जब यूज़र के पास से जाएगी स्टेटमेंट तो वो कुछ ना कुछ एंटर करेगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का साइन, तो वो हमने रीड करना है। तो हमें पता है कि रीड करने के लिए हमारे पास होती है स्कैन एफ की स्टेटमेंट। स्कैन एफ की स्टेटमेंट में अगर हमने करेक्टर रीड करना हो तो हमने लिखना होता है परसेंटेज सी लिख दिया, और आगे हम लिखेंगे जो भी करेक्टर का जो वेरिएबल का नाम है, तो हम एंड का साइन डालेंगे उसके एड्रेस के लिए, और करेक्टर के वेरिएबल का नाम है OPER। अब ये जब स्टेटमेंट रन होगी तो OPER वेरिएबल के अंदर जो भी साइन था वो आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा काम ये था कि अब हमने यूज़र से जो दो वेरिएबल्स थे उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यूज़ लेनी है। तो हम उसको फिर से एक और जो है ना प्रॉम्प्ट देते हैं, जिसमें कि हम उसको कहते हैं कि वो दो वैल्यूज़ एंटर करे। तो हम लिखते हैं कि प्लीज़ एंटर टू वैल्यूज़ या टू नंबर्स सेपरेटेड बाय अ कॉमा। अब ये मैंने वैसे कॉमा का इधर ऑप्शन रखा है, आप चाहें तो आप हो सकता है स्पेस का ऑप्शन रख दें, आप डॉट का ऑप्शन रख लें, जो आपका दिल करता है आप उस तरीके से रख लें। लेकिन फिर आपने कॉरेस्पॉन्डिंगली जब स्कैन एफ की स्टेटमेंट लिखनी है उनको रीड करने के लिए, तो आपने उस चीज़ का ख्याल रखते हुए यहाँ पे लिखना है कि भाई अब जिस तरीके से हमने स्कैन एफ में इधर दरमियान में कॉमा इसलिए लगाया कि हमने उसको पहले बताया था कि यूज़र इनपुट पे भी उसने कॉमा ही लगाना है। तो होगा ये कि जब वो यूज़र इनपुट देगा तो कॉमा ही लगाएगा, तो हमारे कोड को समझ आ जाएगी कि भाई जो कॉमा से पहले वाली वैल्यू है उसने n1 में डालनी है और कॉमा कॉमा के बाद वाली वैल्यू n2 में डालनी है। अगर आप स्पेस देते हैं तो आप यूज़र को पहले ही बता दें, और फिर आप यहाँ पे भी जो कॉमा लगा हुआ है इसकी जगह पे स्पेस दे देंगे, तो वो स्पेस के साथ भी वैल्यूज़ को पढ़ लेगा। तो वो डिपेंडिंग अपॉन जो आप चाह रहे हैं आप इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। अब हमें ये पता है कि हमारा जो OPER का वेरिएबल है इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ आ सकती हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड। और हमें ये भी पता है कि अगर इनमें से एक वैल्यू आएगी तो दूसरा वाला ऑपरेशन हमने नहीं करना। मसलन अगर उसने मल्टीप्लाई लिखा है तो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन या डिवाइड नहीं करना चाह रहे, सिर्फ मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। तो जब भी इस तरीके से होता है कि आपके पास मल्टीपल केसेस आ रहे हों जिसमें कि आपने ये देखना हो कि एक केस अगर आए तो उसके लिए आपने एक चीज़ रन करनी है और बाकी सबको नहीं रन करना, और मल्टीपल चॉइसेस हैं जिसके अंदर से आपने डिसीजन मेकिंग करानी है, तो आपके पास दो चीज़ें ऑप्शन होते हैं कि आप यूज़ कर सके। पहला ये कि आप इफ एल्स की स्टेटमेंट यूज़ कर लें, दूसरा ये कि आप स्विच की स्टेटमेंट यूज़ कर लें। अब आपको सवाल के अंदर उसने चूंकि ये कह दिया था कि आपने स्विच की स्टेटमेंट ही यूज़ करनी है, इसलिए हमारी कंपल्शन है इस वाले कोड में कि हम स्विच की स्टेटमेंट्स ही यूज़ करेंगे। तो अब हम यहाँ पे स्विच की एक स्टेटमेंट लगाते हैं, और स्विच की स्टेटमेंट हम लगाएंगे उस वाले वेरिएबल के ऊपर जो कि इनपुट का वेरिएबल है। अब हमारे पास जो वेरिएबल है उसका नाम है OPER,
तो इस वाले वेरिएबल की वैल्यू बेसिकली जो है जिसके ऊपर हमने मल्टीपल केसेस बनाने हैं, इसलिए हम इस वेरिएबल का नाम इधर लिखेंगे। अब हम केस बनाएंगे जिसमें कि हम इसकी पॉसिबल वैल्यूज को बताएंगे। तो इसकी पहली पॉसिबल वैल्यू ये है कि इसके अंदर प्लस का साइन आ जाए। तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ कोड लिखेंगे और नेक्स्ट लाइन में हम उसको ब्रेक कर देंगे। इसी तरह जो है दूसरी हमारे पास जो पॉसिबल वैल्यू है वो हमारे पास ये है कि वो नेगेटिव साइन आ जाए, माइनस का अगर साइन आ जाए तो उसके लिए भी हम फिर कुछ कोड लिखेंगे और नेक्स्ट लाइन में उसको ब्रेक कर देंगे। इसी तरीके से हम जो है ना यही वाली चीज़ लिखते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड के ऑपरेटर्स के लिए भी। और लास्टली ये भी हो सकता है कि यूज़र कोई ऐसी वैल्यू एंटर कर दे जो कि इनमें लाई नहीं करती, मसलन वो परसेंटेज का साइन एंटर कर दे रिमाइंडर निकालने के लिए। तो हमारे वाले कैलकुलेटर में फिलहाल तो ऑप्शन नहीं है। तो हम ये करेंगे कि हम एक डिफ़ॉल्ट का केस बना लेंगे जिसके अंदर हम ये लिख देंगे कि भाई कोई उसको मैसेज दे देंगे कि भाई दैट इज़ नॉट अ वैलिड ऑपरेशन लेट्स से। अब हमने हर एक केस के अंदर जब एंटर होंगे तो कुछ ना कुछ ऑपरेशन करना है। मसलन कि अगर प्लस का साइन एंटर हुआ हो तो हमने क्या करना है कि दोनों को ऐड करवाना है। तो उसके लिए हम एक प्रिंट एफ की स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं। तो हम यूजर को अब इधर आप जो चाहे प्रिंट करा सकते हैं। मसलन आप ये भी लिख सकते हैं कि द सम ऑफ द टू नंबर्स एंटर्ड इज, और आगे आप जो है ना जो भी नंबर लिखना है वो लिख दें। आप ये भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ परसेंटेज एफ एंड परसेंटेज एफ इज, और आगे परसेंटेज एफ। तो फिर तीन आप नंबर्स आपके पास दिखाएंगे कि द सम ऑफ सपोज 10 एंड 20 इज 30। हम एक और तरीके से लिखते हैं आज इसको, तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि परसेंटेज एफ प्लस परसेंटेज एफ इज इक्वल टू फिर परसेंटेज एफ। ठीक है। अब ये क्या होगा कि हम जो है ना पहले वाली जगह पे, पहले वाला जो वेरिएबल है उसकी जगह पे लिखवा देंगे एन वन की वैल्यू, दूसरे वाली जगह की जगह पे लिखवा देंगे एन टू की वैल्यू, और तीसरी जगह पे लिखवा देंगे एन वन प्लस एन टू की वैल्यू। तो जब ये कोड रन होगा तो लिखा आएगा कि एन वन में जो वैल्यू स्टोर्ड है प्लस एन टू में जो वैल्यू स्टोर्ड है इज इक्वल टू एन वन प्लस एन टू में जो भी वैल्यू बन रही होगी। ठीक है। इसी तरीके से अब हम लिखते हैं सब्ट्रैक्शन वाले साइन के लिए भी। तो इधर जो है बस ये होगा कि सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाएगा क्योंकि हम माइनस करने हैं, और डिस्प्ले में भी हम सब्ट्रैक्शन ही दिखाना चाहेंगे। प्रोडक्ट वाले में यहाँ पे एस्टेरिक आ जाएगा और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का साइन दिखाना चाहेंगे। डिवीजन में क्या होगा कि यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा और यहाँ पे भी हम डिवाइड का साइन शो कराएंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है वो कैलकुलेटर पूरा हो जाता है। स्विच की स्टेटमेंट के एंड पे एक स्टेटमेंट में वैसे भी लिख रहा हूँ, ये कोड के लिए ज़रूरी नहीं है लेकिन ये हमारी अंडरस्टैंडिंग में एक हमें फ़ायदा देगी। वो मैं अभी आपको बता दूँ किस तरीके से। तो ये हम लिख देते हैं कि दिस इज़ द एंड ऑफ प्रोग्राम। अच्छा, अब ना पहले हम ये करते हैं कि एक दफ़ा ना हम अपने कोड के साथ गो थ्रू हो जाते हैं कि हमारा कोड रन किस तरीके से होगा। उसके बाद हम इसको रन करके देखते हैं कि जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे वो आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे। तो सबसे पहले क्या होगा कि इस लाइब्रेरी के ऊपर हमारा कोड आएगा और जब ये वाली लाइन पड़ेगा तो क्या करेगा stdio.h में जाएगा और जो फंक्शंस हमने यूज़ करने हैं, जैसे हमने प्रिंट एफ स्कैन एफ यूज़ करना है, उनकी डेफिनेशंस ले आएगा। तो अब हमारे कोड में हम प्रिंट एफ स्कैन एफ का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं बगैर किसी एरर के। नेक्स्ट ये होगा कि हमारा मेन का फंक्शन डिफाइन हो जाएगा तो उसको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया कि कोड ने कहाँ से शुरू होना है, तो वो इस वाली लाइन पे आ जाएगा कि कोड यहाँ से शुरू हो रहा है। सबसे पहले एक कैरेक्टर का वेरिएबल डिफाइंड है तो एक कैरेक्टर वेरिएबल डिफाइन कर देगा ओपीईआर के नाम से। नेक्स्ट लाइन में फ्लोट के दो वेरिएबल्स डिफाइंड है तो दो फ्लोट के वेरिएबल डिफाइन करेगा एन वन और एन टू के नाम से। नेक्स्ट लाइन में जाएगा तो एक ये पूरा की पूरी जो बंच ऑफ स्टेटमेंट्स हैं ये सारी की सारी कर ये रही हैं कि एक सारा मेन्यू सा डिस्प्ले कर रही हैं, इसमें कि यूज़र को कुछ प्रॉम्प्ट कर रही हैं, उसको वेलकम करती हैं और फिर कहती हैं कि ये कैलकुलेटर है और अपना एक ऑपरेशन बताए। तो वो फिर यूज़र बताता है कि भाई अगर तो मैंने एडिशन करनी है तो प्लस साइन एंटर करो, अगर आपने जो है वो सब्ट्रैक्शन करनी है तो माइनस साइन एंटर करो, अगर मल्टीप्लिकेशन करनी है तो प्रोडक्ट का साइन एंटर करो, और अगर डिवीजन करनी है तो फ्रंट स्लैश एंटर करो। तो इस तरह का हमने कुछ एक मेन्यू डिस्प्ले किया। उसके बाद हम एक और उसको स्टेटमेंट दे रहे हैं जिसमें कि हम उसको कह रहे हैं कि भाई अब स्क्रीन पे इसकी इस स्टेटमेंट के रन होते ही लिखा आएगा कि प्लीज एंटर अ साइन, और आगे कुछ ऑप्शंस दिए हैं कि इनमें से आपने कोई साइन एंटर करना है, जो कि हमने ऊपर ही बताया था। यहाँ पे हमने उसको दोबारा से क्लैरिफाई कर दिया। अब वो कोई इनमें से साइन एंटर करेगा, सपोज वो प्रोडक्ट का साइन एंटर कर देता है। जो भी साइन वो एंटर करेगा वो बेसिकली एक करेक्टर है, तो हमने भी करेक्टर वेरिएबल इसीलिए डिफाइन किया हुआ है। तो हमारा जब वो इनपुट करेगा एंटर करेगा तो जो भी करेक्टर उसने एंटर किया है हमारे इस वाले वेरिएबल के अंदर जाके उस कैरेक्टर की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो हमारे ओपीआर के अंदर वेरिएबल में एक वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम उसको ये कहते हैं कि भाई दो नंबर्स एंटर करे सेपरेटेड बाय कॉमा। तो यूजर ये करेगा कि दो नंबर्स एंटर कर देगा और उनके दरमियान में कॉमा लगाएगा। तो कॉमा से पहले हमने सिंटेक्स ऐसा बनाया है स्कैन एफ का कि कॉमा से पहले जो भी वैल्यू आएगी वो एन वन में चली जाएगी और कॉमा के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो एन टू के अंदर चली जाएगी। तो अब हमारे वेरिएबल्स एन वन और एन टू के अंदर भी वैल्यूज आ गई। अब हमने क्या करना था कि जो केस था उसकी बेसिस के ऊपर इस जो ऑपरेशन करना चाह रहा है यूजर उसकी बेसिस के ऊपर हमने मल्टीपल केसेस बनाने थे। उसके लिए हमने स्विच की स्टेटमेंट लिखी और इसकी ओपन और क्लोज ब्रैकेट्स लगा ली और इसके दरमियान में हमने बनाए हैं अब केसेस। तो पहला वाला केस ये है कि वो प्लस का साइन एंटर करे। अब ये जो साइन है वो बेसिकली करेक्टर होगा, इस वजह से हमने इसकी लेफ्ट और राइट के ऊपर जो हैं कोटेशन मार्क्स लगाए हैं। तो हम केस जो है ना पॉजिटिव वाले साइन के लिए पहले हम लिख रहे हैं
उसमें हम लिख रहे हैं कि हमने एक प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखी और उसको कह दिया कि ये पहला वाला नंबर प्लस दूसरा वाला नंबर जो है इसका सम जो है वो n1 प्लस n2 का इक्वल होगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो वैल्यूज लिखी हुई हैं वो इनके अंदर जाके स्टोर हो जाएंगी। इसी तरीके से माइनस का, मल्टीप्लाई का और डिवाइड का ऑपरेशन भी चलेगा। तो अब जैसे ही कोई भी केस यूजर एंटर करेगा तो हमारा स्विच ये करेगा कि उस वाले केस पे जाएगा डायरेक्टली। सपोज उसने प्रोडक्ट का एंटर किया एस्टेरिक का साइन, तो हमारा जो कोड है वो यहाँ पे जंप कर जाएगा इस वाली लाइन के बाद इस लाइन पे। और होगा ये कि जो प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है वो रन हो जाएगी। जैसे ही वो रन होगी तो ब्रेक की स्टेटमेंट आएगी। ब्रेक की स्टेटमेंट यहाँ पे ये करेगी कि इसको स्विच के ऑपरेशन से बाहर ले जाएगी, स्विच के ब्लॉक से बेसिकली बाहर ले जाएगी। तो स्विच का ब्लॉक जो है वो इधर एंड हो रहा है इस ब्रैकेट पे, तो आपका कोड यहाँ से जंप करके इस लाइन पे आ जाएगा और फिर प्रिंट एफ की स्टेटमेंट आ जाएगी कि दिस इज द एंड ऑफ प्रोग्राम। और एक केस सिर्फ हमारे पास रह गया कि जिसमें अगर कोई यहाँ पे इनपुट पे ऐसा ऑपरेशन आ जाए जैसे वो परसेंटेज का साइन दे दे रिमाइंडर के लिए, जो कि हमारे कोड में भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमारा कोड जो है जंप करेगा इस वाली लाइन के ऊपर, यहाँ से डायरेक्टली जो है डिफॉल्ट केस पे जंप कर जाएगा क्योंकि कोई केस मैच नहीं कर रहा, और एक एरर लिखा आ जाएगा कि दैट इज नॉट अ वैलिड ऑपरेशन। और उसके बाद चूंकि डिफॉल्ट केस रन हो जाएगा तो फिर ये स्विच से बाहर आ जाएगा और ये वाली स्टेटमेंट लिखी आ जाएगी। अब इसी चीज़ को हम रन करते हैं और देखते हैं कि हमने जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो मिलता है या नहीं। तो आप एग्जीक्यूट पे जाएं और कंपाइल एंड रन जो है ना इसके ऊपर क्लिक कर दें। सॉरी, ये इधर आता है सेमी कॉलन। अब आप क्या, इसको कंपाइल एंड रन पे क्लिक करें तो आपके पास जो है ना ये स्क्रीन आ जाएगी जिसमें कि आपने वो मेन्यू जो बनाया था वो यूज़र के पास आ गया। अब आपने क्या करना है, एक साइन एंटर करना है। तो मैं जो है यहाँ पे पहले ये करता हूँ कि एडिशन का साइन एंटर कर देते हैं हम। हमने एडिशन का साइन एंटर किया तो कहता है कि दो नंबर्स बताएं सेपरेटेड बाय अ कॉमा। तो हम कहते हैं कि हम 10.5 और कॉमा 11.5 को एंटर करना चाह रहे हैं। हमने वो लिख दिए तो कहता है कि 10.5 प्लस 11.5 का सम जो है वो 22 के इक्वल है। नेक्स्ट हम दोबारा इसको रन करते हैं। अब हम कराते हैं सब्ट्रैक्शन। तो उसके लिए हमने इधर पहले साइन एंटर करना है तो हम माइनस का साइन एंटर करेंगे। अब वो कह रहा है कि दो नंबर्स बताएं सेपरेटेड बाय कॉमा, तो हम लिखते हैं कि 5.25 माइनस कॉमा 10.75। एंटर प्रेस करते हैं तो उसने 5.25 माइनस 10.75 कर दिया, जो कि हमारे पास रिजल्ट आ गया -5.5। नेक्स्ट हम रन करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन के लिए हमने प्रोडक्ट का साइन एंटर किया और अब दो नंबर्स हमने बताने हैं। तो मैंने दो नंबर्स को बता दिए कि 5, 10। इनकी मल्टीप्लिकेशन वो कराएगा तो कह रहा है कि 50 जो है ना रिजल्ट आ रहा है। तो अब आप अगर थोड़ा सा नोट करें कि जब हमने जैसे कोई एक केस दोबारा देखें कि हमने जब सब्ट्रैक्शन का केस रन किया तो क्या हुआ। तो मैंने माइनस का साइन एंटर किया था, उसने कहा कि दो नंबर एंटर करें। मैंने दो नंबर एंटर किए 10, 5। तो लिखा आ गया 10 - 5 = 5। ये कैसे रन हुआ कि पहले हमने यहाँ पे जब आए तो हमने, उसने कहा साइन बताएं, तो जो मैंने साइन माइनस का बताया तो ऑपरेशन में माइनस का साइन चला गया। ठीक है, फिर उसने कहा कि भाई आप ये करें, आप कि हमें दो नंबर्स बताएं। तो मैंने दो नंबर्स बताए तो n1 और n2 में वो दो नंबर्स चले गए। फिर वो स्विच के ऊपर आया तो इसके अंदर माइनस का साइन था, तो इसने जब कंपेयर किया तो उसको पता है कि केस जो है ना वो होगा जिसके अंदर माइनस का करेक्टर है, तो इस वाले केस पे आ गया। और साथ ही जो है ना प्रिंट एफ की ये स्टेटमेंट रन हो गई। जब ये स्टेटमेंट रन हुई तो हमारे पास लिखा आ गया कि भाई 10 - 5 जो है ना वो इक्वल टू होता है 5 के। और आगे लिखी थी ब्रेक की स्टेटमेंट, तो ये सारे अगले ऑपरेशन स्किप हो गए और इस जगह पे हम आ गए जो कि स्विच की बॉडी से बाहर है और लिखा आ गया था आगे कि दिस इज द एंड ऑफ प्रोग्राम। अब हम बस एक केस वो देख लेते हैं कि जिसके अंदर हमको ऐसा ऑपरेशन एंटर करना है जिसमें है नहीं। तो मैं परसेंटेज का साइन एंटर करता हूँ रिमाइंडर के लिए, जो कि इसमें अभी नहीं है कोड। मैं एंटर करता हूँ और दो नंबर्स पूछता है तो मैं लिखता हूँ 40, 7। मैंने एंटर किया तो कहता है कि भाई दैट इज नॉट अ वैलिड ऑपरेशन। अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क है, बल्कि दो तीन छोटे छोटे होमवर्क हैं जो कि आपको ये बताएंगे कि आपकी भी अंडरस्टैंडिंग इस कोड की अच्छी हो गई या नहीं। तो सबसे पहला काम ये करना है, आपने इसी कोड में चेंज करना है। एक चेंज आपने ये करना है कि आपको याद होगा जब हमने इफ एल्स पढ़ी थी ना, तो यहाँ पे जो मेन्यू आता था ना, तो इसके ऊपर इस तरीके से लिखा था कि 1 जो है आपने एंटर करना है एडिशन के लिए, 2 जो है ना आपने एंटर करना है सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। और इसी तरह ये 3 मल्टीप्लिकेशन 4 डिवीजन के लिए था, ठीक है। तो इस तरीके से एक तो ये वाली चेंज आपने कोड में करनी है, सही है। और आपका यूजर से इनपुट जो होगा फिर वो कैरेक्टर इनपुट नहीं रहेगा बल्कि नंबर एक इनपुट होगा कि वो बताएगा कि 1, 2, 3, 4 में से कोई भी नंबर वो इनपुट करेगा। वो जब चेंज आए तो आपके इधर स्विच में थोड़ी सी चेंजेस आएंगी, वो चेंजेस आपने करनी है और उस तरीके से कोड को रन करना है। दूसरा आपने काम ये करना है कि आपने ये बताना है कि अगर इनमें से एक ब्रेक की स्टेटमेंट ना लगी होती, सपोज ये वाली स्टेटमेंट नहीं लगी हो, तो क्या होगा, क्या कोड रन सही नहीं करेगा, क्या मल्टीपल प्रिंट की स्टेटमेंट्स आ जाएंगी। इसमें से जो भी सही आंसर है वो आपने बताना है। और लास्टली आपने ये बताना है कि जब डिफॉल्ट की जो स्टेटमेंट है इसके आगे ब्रेक की स्टेटमेंट क्यों नहीं लगी हुई।
क्योंकि जिस भी केस में अगर हम देखें तो हर एक केस के आगे हमने एंड पे एक ब्रेक की स्टेटमेंट लिखी हुई है, जिसका पर्पस तो वैसे मैंने समझा दी है। लेकिन आपने अब ये बताना है कि ये डिफॉल्ट की जो स्टेटमेंट है इसके बाद केस की कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं है, सॉरी ब्रेक की कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं है। तो इसके साथ ये वीडियो खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। और जब आप इन सारी की सारी चीज़ों को, जिनको मैंने कहा, अगर आप इन सारी की सारी चीज़ों को कर सकते हो और इनके सही जवाब दे सकते होंगे, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि स्विच की स्टेटमेंट में कोई चीज़ ऐसी रह नहीं गई जो कि आपको समझ ना आई हो।